हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज ये जो है वो पहला क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि आपको इल्तुतमिश के बारे में बताना है कि इल्तुतमिश कौन था, इनका शासनकाल कब से कब तक चला था, इन्होंने क्या सुधार किया था अपने शासनकाल के दौरान, है ना। तो चलिए हम लोग आसान से आसान शब्दों में समझते हैं इल्तुतमिश के बारे में। सबसे पहले आपको परिचय देना है। परिचय जो है 5 लाइन या 10 लाइन तक आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूपीएससी रहता तो 5 लाइन से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ वर्ड का लिमिट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह तुर्क का रहने वाला था, परंतु बाद में यह गुलाम वंश का एक योग्य शासक बना। यानी कि इसके बारे में कहा गया है कि जो इल्तुतमिश था ना, इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह तुर्क का रहने वाला व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर जो है यह गुलाम वंश का एक योग्य शासक बना। आपको पता होगा कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। उसका दामाद ही ये बनता है आगे चलकर इल्तुतमिश। इनके पिता एक कबीला सरदार थे। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, उसके बाद जो है इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत काल में शासक बना। यह ऐबक का दास था। दास को पहले गुलाम कहा जाता था। यह एक योग्य व्यक्ति था, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी योग्यता को देखकर इन्हें दासता से मुक्त कर दिया और उस समय बदायूं का सूबेदार बनाया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उनका दास था कौन? इल्तुतमिश। उन्हें खरीदा था ऐबक, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के योग्यता को देखा तो इन्होंने उनको दास के पद से मुक्त कर दिया और ऊंचा पद को दिया। और उस समय जो है बदायूं एक क्षेत्र था, एक स्थान था जहाँ का सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार मीन्स मतलब वहाँ का जो है जिम्मेदारी उनको दे दिया गया, राजस्व कलेक्ट करना, बाकी जितने भी प्रकार की जिम्मेदारी थी। एक प्रकार से जो है ना सूबेदार मतलब जो है एक प्रकार से वहाँ बदायूं क्षेत्र का उनको राजा बना दिया कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, जो टैक्स लेना है, सब आपके अंतर्गत है और सभी को देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से उस समय जो है बदायूं का सूबेदार बना दिया गया। यह कहा जाता है कि ऐबक जो है इल्तुतमिश के योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित था, जिसके कारण जो है आगे चलकर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से कराया। यानी कि इतने योग्य व्यक्ति थे इल्तुतमिश, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी प्रभावित हुआ। और आगे चलकर जो है इल्तुतमिश पहले दास था, लेकिन बाद में उन्हें बदायूं का शासक बना दिया। और उसके बाद जो है इनके योग्यता को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो था इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, उनको दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। यानी कि आपको इसमें यह कहा गया है कि लाहौर के जो तुर्क अधिकारी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया था। विवादित पुत्र मीन्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, उसके बारे में कहा जाता है कि आराम शाह उनका कोई पुत्र ही नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, तो कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जो आराम शाह था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार से आराम शाह को लेकर विवादित है। परंतु जब यह लाहौर के गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उतना से यह संतुष्ट नहीं था।
यह जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन दिल्ली के जो तुर्की सरदार थे वह नहीं चाहते थे कि आराम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठे। इसके कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनको निमंत्रण भेजा दिल्ली आने के लिए, और इस प्रकार से दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश को बैठाया गया। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग जो बनाना है वो है इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। आपको क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करें, तो हम लोग हेडिंग बनाएं इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष। जो विवादित पुत्र था ना या कुतुबुद्दीन ऐबक का, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच अब संघर्ष होगा सत्ता को लेने के लिए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद दोनों था, जबकि आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि यह ऐबक का पुत्र था। जैसा कि हमने आपको बताया, ऐबक के मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। यह कहा जाता है कि आराम शाह को ऐबक ने दिल्ली का यहाँ पर शासक होगा, शासन के स्थान पर नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह उतना योग्य नहीं था। यानी कि ऐबक के मृत्यु के पहले भी ऐबक नहीं चाहते थे कि आराम शाह जो है दिल्ली का सुल्तान बने, क्योंकि ऐबक का मानना था कि आराम शाह उतने योग्य नहीं है, जिसके कारण इन्होंने अपने दामाद यानी इल्तुतमिश को दिल्ली का जो है सुल्तान बनाना चाहता था, जिसके कारण इन्हें लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया था। ऐबक अपने दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनाना चाहता था, क्योंकि यह एक योग्य शासक था। ऐबक की मृत्यु होने के बाद दिल्ली के गद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष तो होना जाहिर सी बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह, वह चाहता है कि वह दिल्ली का सुल्तान बने, जबकि वह उतना योग्य नहीं था, और इधर इल्तुतमिश भी दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहता था, जिसके कारण इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि जब दिल्ली के गद्दी को प्राप्त करने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह जो है पराजित हो जाता है। जब आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह जो है पराजित हो गया, और इस प्रकार से दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। जब इल्तुतमिश से आराम शाह पराजित हो गया, उसके बाद जो है दिल्ली पर इल्तुतमिश का अधिकार प्राप्त हो गया। आराम शाह के पराजित होने के बाद इल्तुतमिश ने इन्हें बंदी बना लिया, है ना। यह माना जाता है कि जब आराम शाह पराजित हो गया, उसके बाद इल्तुतमिश ने इन्हें बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यह माना जाता है कि उनकी हत्या कर दिया जाता। इस प्रकार से इल्तुतमिश को दिल्ली के गद्दी प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, है ना। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को 3 चरणों द्वारा बताया गया, जो इस प्रकार से है। यानी कि इल्तुतमिश को दिल्ली में अपनी सत्ता को बनाए रखने में काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ा, काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ा, और इन समस्याओं को हम 3 चरणों द्वारा देख सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो होगा 40 दासों का संगठन। तो 40 दासों का संगठन क्या था? इल्तुतमिश ने अपने 25 वर्षों के शासन काल में सभी समस्याओं का समाधान 3 चरणों द्वारा किया, है ना। प्रथम चरण में इन्होंने वैसे लोगों का दमन किया जो इन्हें गद्दी पर बैठने से रोकता था या बाधा डालता था। इन्होंने अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए 3 चरणों में समस्याओं को समाधान किया। कैसे? पहले चरण में जो है इन्होंने वैसे लोगों का दमन किया, यानी उनको अंत कर दिया जो लोग इनको गद्दी पर बैठने से रोकता था या बाधा डालता था किसी भी प्रकार से। दूसरे चरण में इन्होंने अपने साम्राज्य में 40 दासों का एक संघ बनाया। इस संघ में उन्हें शामिल किया जाता था जिस पर इल्तुतमिश विश्वास करता था या रखता था। 40 दासों के संगठन को 40 दास का दल कहा जाता था। इन्होंने अन्य समस्याओं को समाधान करने के लिए 40 दासों का एक संघ बनाया, और उसमें जो है इल्तुतमिश उन व्यक्ति को शामिल करता था जिन पर इल्तुतमिश विश्वास करता था, जिन पर पूरा विश्वास था, उन्हीं को ही 40 दासों के संगठन में शामिल करता था। इस दल को स्थापित करके इल्तुतमिश ने अपने शक्ति को मजबूत किया। तीसरे चरण में इनके समस्या का कारण था अल्दोज, जो गजनी का शासक था। तीसरा चरण में जो इनका समस्या था वो था अल्दोज को लेकर।
अल्दोज जो था वह गजनी का शासक था, लेकिन दिल्ली पर अपना दावा रखता था। इन्होंने जब देखा कि दिल्ली में बहुत अधिक समस्याएं इल्तुतमिश के पास है, तो इन्होंने इल्तुतमिश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और यह माना जाता है कि इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है, जिसमें से अल्दोज जो है इल्तुतमिश से पराजित हो जाता है, और जो इनका सपना था कि वह दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करेगा, वह सपना टूट गया। और इस प्रकार से इल्तुतमिश से पराजित होकर अल्दोज हमेशा हमेशा के लिए गजनी चला गया। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है मंगोल का आक्रमण। मंगोल के विजेता चंगेज खान अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा। यह राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। आपको यहाँ पर समझना है कि जो मंगोल के विजेता थे चंगेज खान बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास एक शक्तिशाली सेना था। वह अपने सेना को लेकर दिल्ली के सल्तनत सीमा पर आ पहुंचा, है ना। यह क्यों आया था? तो राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए यह आया था। मंगबरनी जो है दिल्ली में आया और इल्तुतमिश को यह कहा कि चंगेज खान के विरुद्ध उनका सहायता करे, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया और राजकुमार मंगबरनी का सहायता नहीं किया। जब इल्तुतमिश से जो है मंगबरनी ने सहायता मांगा चंगेज खान के विरुद्ध, तो उन्होंने इसलिए सहायता नहीं किया। अगर इल्तुतमिश मंगबरनी का सहायता कर देता तो चंगेज खान जो था वह दिल्ली पर आक्रमण कर देता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए यह सोचा कि यह जो है मंगबरनी का सहायता नहीं करेगा। जब यह मंगबरनी का सहायता नहीं करेगा तो चंगेज खान इसके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। और यही हुआ भी, जिसके बाद चंगेज खान इल्तुतमिश से काफ़ी प्रसन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार से इल्तुतमिश को दिल्ली में अपनी सत्ता को कायम रखने में सफलता मिली। चौथा और अंतिम जो आपको पॉइंट बनाना है वो है राजपूतों से संघर्ष। राजपूतों का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल से ही विद्रोह का केंद्र बना था, लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली का राजगद्दी पर बैठा उसके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष का समस्या बना रहा था। यानी कि राजपूतों से संघर्ष का जो समस्या था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल से ही बना हुआ था, लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा तो इनके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष का समस्या बना हुआ था। जिसके बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और कई राजपूतों को उन्होंने पराजित करके उनके क्षेत्र पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजपूत शासक जो था वह इल्तुतमिश की सत्ता को अंत करने का प्रयास कर रहा था और तुर्की की सत्ता को अंत करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए तैयार था। परंतु इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं को पराजित करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। यानी कि जब इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध लड़ा तो इन्होंने कई राजपूतों को पराजित किया और उनके कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजपूत शासक जो थे वह चाहते थे कि इल्तुतमिश की सत्ता को यहाँ से समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जो है तुर्की का सत्ता समाप्त हो जाएगा, और जब तुर्की का सत्ता समाप्त हो जाएगा तो राजपूतों का अधिकार इनके क्षेत्रों पर हो जाएगा। इसीलिए जो है राजपूत राजा इल्तुतमिश की सत्ता को समाप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आपको जो है उसके बाद निष्कर्ष लिख देना है। आप अगर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय 5 से 10 लाइन, 10 लाइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लास्ट में 3 से 5 लाइन तक आप निष्कर्ष लिख सकते हो। आप अगर निष्कर्ष लिखते हो ना तो जो एग्जामिनर है वो आपको काफ़ी अच्छा नंबर देगा। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक योग्य शासक था, जिन्होंने यहाँ पर जिन्होंने 2 बार हो गया तो आपको 1 बार ही लिखना है, दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपकी एक सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा सेकंड चैनल है जो समीर IAS PCS के नाम से है।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत जल्द जो है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच लाएंगे, पॉलिटिकल फाउंडेशन बैच लाएंगे, और जो IAS या स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए हम आंसर राइटिंग भी वहाँ पर लाने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं। और आपको अगर नहीं पता है तो हम बता दें, आप लोगों के लिए लगभग 60 क्वेश्चन तैयार हो चुका है, 3 पेपर, कोर 8, कोर 9 और कोर 10। तो आपको अगर उनका कंप्लीट PDF नोट्स लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में हम उसका लिंक दे देते हैं, आप जाके ले सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।